सो हेलो नमस्कार, आरजेएस प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास में है इसका सेट बी। अब मैं फटाफट आपको ये बताने वाला हूँ कि आज के इस पेपर के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं वो किस लेवल के पूछे गए और जनरली क्या एंगल है जो वहाँ पे रहा है। देखो जी, तो वन बाय वन स्टार्ट जो करते हैं, आप लोग है ना सुनते रहिएगा। मैं आपको एक्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछा गया। जैसे एक सवाल आया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो क्लास 1 के हेयर्स दे रखे ना, तो आपको इसमें से पूछ लिया कि बताओ इन चारों में से क्लास 1 का हेयर जो है वो कौन नहीं है। ध्यान रखना, सवाल जो है ना उल्टा पूछा था, ऐसा नहीं कि कौन सा है, नेगेटिव पूछ रखा है यहाँ पे। उसके बाद सवाल पूछा गया कि लिमिटेशन एक्ट 1963 में अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, सपोज करो फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, एक ऐसी कंपनी जिसकी खिलाफ हो चुकी है, वाउंड अप हो चुकी है। वाउंड अप होने का मतलब उसका लीगल एग्जिस्टेंस खत्म है, जो हो चुका है, तो उस केस में वो क्लेम जो है कब इंस्टीट्यूट एक तरीके से माना जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन केस ऑफ बाइंडिंग का वो कंपनी वाला मामला जो है वो यहाँ पर आपके बीच में क्या और एप्लीकेबल है जो हो रहा है। ये सवाल रहा इस केस के अंदर, ये भी अच्छा एक सवाल था अपने आप में। एक सवाल पूछा गया कि अजमेर की सिविल जज ने डिग्री पास की और उसके बाद में लेटर ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट ब्यावर नाम का एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ। लोकल जुरिस्डिक्शन हैज बीन चेंज एंड नाउ द लैंड इन क्वेश्चन कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज ब्यावर। अब क्या हो गया कि नया एक तरीके से कोर्ट क्रिएट हो गया, तो जुरिस्डिक्शन है जो किसके पास आ गया, ब्यावर वाले सिविल जज कोर्ट के पास में आ गया। तो इनमें से कौन सा कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन रख सकता है यहाँ पे, मतलब अगर मान लीजिए कोई अगर डिग्री ट्रांसफर हो जाती है इस केस के अंदर, डिग्री पास करने के बाद में ट्रांसफर हो गई, तो अब जो है किस कोर्ट के पास डिग्री को एग्जीक्यूट करने का। तो आपको पता है जो कोर्ट डिग्री जारी करता है या फिर जिस कोर्ट पर डिग्री भेजी गई ट्रांसफर करने के लिए, वो कोर्ट क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट है जो कर सकता है। तो एक सिंपल सा सवाल सीपीसी से पूछा गया। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने इस बार विच ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स का एक सवाल यहाँ पे दिया है कि वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ पार्टी डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट, फॉल्स या फिक्टिशियस। अगर रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो इस तरह से इनकम्प्लीट होता है तो कोर्ट जो है क्या कर सकता है, क्या ऑर्डर है जो पास कर सकता है। अभी सीधा सवाल आपके सामने ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 से कनेक्ट होता है, जहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस देना मैंडेटरी तरीके से होता है। हेडन का केस जो है यानी कि इंटरप्रिटेशन से जो पॉइंट पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था कि हेडन के केस को अपन जो है कि दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं। एक ये सवाल आपके सामने आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सवाल आया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पेमेंट और डिलीवरी के संबंध में इन्होंने 4 बातें बताई और 4 में से कौन सा है जो करेक्ट नहीं, यानी कि बेर एक्ट में सवाल रहा यहाँ पर आपके बीच में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से एक सवाल ये भी आया, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग बाय वर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो किस तरीके से जो किया जा सकता है, यानी कि माइनर लॉ से भी इनका जो है सवाल जो पूछने का एंगल जो है काफी हद तक रहा है। अच्छा, फिर देखो नए वाले कानून इस बार जोड़े गए थे, तो एक बीएसए का सवाल पूछा गया कि अगर कोई वर्ड्स जो मान लीजिए बीएसए में है और डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन किसी अन्य कानून के अंदर है, तो वो अन्य कानून कौन कौन से हैं जिनको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे इस्तेमाल जो किया जा सकता है किसमें, बीएसए के अंदर। तो आपका आईटी एक्ट होता है, बीएनएस होता है, बीएनएसएस होता है, उसमें कोई डिफाइन है तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात इन्होंने पूछी, कोई सेक्शन में सवाल नहीं था। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से सवाल आपके सामने आया कि अगर बच्चे का पेरेंटेज अगर नोन नहीं है तो बाय वूम एंड टू वूम जो है चाइल्ड में बी गिवन इन अडॉप्शन। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि पेरेंटेज मतलब मदर के बारे में नहीं पता, फादर के बारे में नहीं पता, तो इन्होंने 4 स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है जो करा है। आर्टिकल आपके जो सीपीसी का सेक्शन 133 उसमें एक लिस्ट दे रखी है। सवाल में पूछा इनमें से कौन है जिसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा पर्सनल अपीयरेंस से। बेर एक्ट में सीधा सवाल यहाँ पर आपके बीच में आ रखा है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में नजुल लैंड है जो किसको कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन क्लोड। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के कई सारे प्रोविजन को डील जो किया था उसमें आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के पार्ट बता रखे, तो इसी में से एक पार्ट था नजुल लैंड, वो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया। मॉमडन लॉ के तहत जो है किसी भी डेथ का एक्नॉलेजमेंट जो है ड्यूरिंग द डेथ इलनेस इन फेवर ऑफ एन हेयर जो है वो क्या रहता है, कब वैलिड प्रूफ रहता है, नहीं रहता है। अब ये एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इन्होंने एक सवाल भी दिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन दी, सलीम ने बबलू को कुछ सेल किया, एक घोड़ा सेल किया और ये कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही बेसिक सा मामला यहाँ पर है ना। तो अब इस तरीके से वो सवाल आपको बताना है कि भाई इस केस के अंदर क्या ये वारंटी जो है किस तरीके से अपने मानी जा सकती है, करेक्ट। उसके बाद में ट्रू फॉल्स वाले सवाल है, जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मॉमडन लॉ, इसका एक टॉपिक इन्होंने पूछा गया, मॉमडन लॉ का इनहेरिटेंस। देखो फ्यूचर आप आर्टिस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना ये जो सवाल आपके बीच में आ रखा है इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट के अंदर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करना है, कवर करना ही करना होता है। इसी तरीके से कुछ एक सवाल आपको बताओ, स्पेसिफिक रिलेवेंट सेक्शन बेस्ड सवाल पूछा गया कि इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कंपेंसेशन जो सेक्शन 21 में दिया जाता है, द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन। तो अब यहाँ पे जो कंपेंसेशन की बात आती है सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट का जो लेना देना है वो सवाल यहाँ से कनेक्ट है जो हो जाता है। ओवरऑल जो है मतलब पेपर अगर देखा जाए तो ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में
एक विल जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कितने टाइम में प्रेजेंट की जा सकती है, ये सवाल पूछा गया। इसके अलावा बात करें तो टीपी एक्ट में जब तक कि कुछ अलग मेंशन नहीं कर, रेपुनेंट मेंशन नहीं कर रखा हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन क्लॉज आपके एग्जाम के अंदर यहां से पूछा गया। एक और चीज जो आपको सेक्शन 8 ज्वाइंट वाला जो पिटीशन फाइल किया जाता है ना, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, तो उसके तहत जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजीशन कितने टाइम तक वैलिड रहता है, यानी कि पीरियड बेस्ड सवाल यहाँ पर आपके बीच में आ रखा है। इसके अलावा प्राइमरी एविडेंस के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, यानी कि एविडेंस लॉ का कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो कि पुराने कानून और नए कानून दोनों में सिमिलर है। इसके अलावा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से इन्होंने सवाल पूछा कि अपील फाइल्ड इन अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डिसाइडेड विद इन, तो जो अपील फाइल की जाती है वो कितने दिनों में डिसाइड है जो की जाएगी, ये पॉइंट आपके बीच में रहा। मुस्लिम लॉ के तहत एक महिला को मैरिज विद द वुमन अंडरगोइंग इद्दत, तो यहाँ पे इद्दत के दौरान जो महिला मैरिज करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, वैलिड कहते हैं या फिर एक तरीके से वॉइड कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा गया, मॉडल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अपार्ट फ्रॉम बात करें राजस्थान एक्साइज एक्ट में एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि भारत से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब होता है राजस्थान से बाहर किसी अन्य स्टेट में एक्सपोर्ट है जो करना। अपार्ट फ्रॉम एक और सवाल यहाँ पर आपके बीच में आ रखा है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर रिलेवेंट होता है या नहीं होता है, इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइबल एरिया का मतलब जो है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू किस डेट से, ये सवाल हर एक को नहीं आने वाला जब तक उस कैंडिडेट इस पर्टिकुलर डेट को है जो मेंशन नहीं कर रखा है। सेशन कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेता है कब, कौन से वाले मामले, जो आपके वीआईपी वाले मामले होते हैं, तो अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कंप्लेंट करनी पड़ती है वीआईपी डेफिनेशन केस में, तो वो चीज यहाँ पर आपसे सवाल के अंदर पूछा गया। मतलब कॉमन सा सवाल, मतलब कोई नई वाली बात है जो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं कर रखी है। What a remedy a person have against the order of any court other than high court, अगर मान लीजिए सपोज करो सेक्शन 340 अभी सीआरपीसी की बात आपके सामने आ रही है, तो वो क्या कर सकता है, एक तरीके से अपील है जो फाइल कर सकता है, तो अपील वाला सेगमेंट जो इन्होंने डायरेक्टली पूछा, यानी कि स्पेशल रेमेडी नहीं, कंटेम्प्ट वाला मैटर उसको लेकर। बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है पावर कन्फर्ड अपॉन एनी पर्सन ऑफिसर मे बी विड्रॉ, तो कोई भी पावर जो दी जाती है वापस क्या की जा सकती है, विड्रॉ है जो की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, बाय वूम किसके द्वारा है जो की जा सकती है पावर, जो भी इस तरीके से आपको दी गई है वगैरह वगैरह, तो इसमें हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका जो सवाल है आंसर है, जो 3 ऑप्शन, मतलब इन द सेंस की नए लॉ और पुराने लॉ में से ऐसा भी सवाल नहीं आया कि बिल्कुल जो कैंडिडेट नया लॉ एग्जैक्टली पढ़ के उसको ही समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा बात अगर करूँ मैं, तो जैसे हाउस ट्रेसपास होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इनमें से कौन सी चीज जो है, एलिमेंट ऑफ एक तरह से एंटिंग जो है वो कौन सा सेटिस्फाइड आपको करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी आ जाए या बॉडी का कोई भी पार्ट है जो आ जाए, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन पे चीजों से पूछा गया। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से भी सेक्शन 13 से रिगार्डिंग सवाल आया, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट के बारे में। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पे, तो बेसिकली जो आपके रेप ऑफेंसेस दे रखे हैं, तो उस केस के अंदर जो इंक्वायरी वगैरह है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट है जो होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे बीच में, तो यहाँ पे राजस्थान एक्साइज एक्ट के संबंध में इन्होंने करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब कुल मिला के इस बार जो है ना आपके 10 से 15 सवाल, 10 से 12 सवाल ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, यानी कि डायरेक्टली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बेरेट की लैंग्वेज आपके सामने होनी चाहिए जहां पर आपको गलत और सही के बारे में जानकारी हो। फिर इन्होंने एक इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल भी पूछा आपके इसमें आईपीसी से रिगार्डिंग, बीएनएस के रिगार्डिंग। इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन गवर्निंग फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है, पुराने वाले कानून से कोई सेक्शन नहीं पूछा गया, ये अच्छी बात रही है ना। अंडर द सेक्शन 1999 ऑफ बीएनएसएस न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का और बुक का एक तरीके से सेम मीनिंग है, मतलब एक चीज देखा जाए ना, तो अब इन्होंने इसको कनेक्ट है जो किया, मतलब कई बार अगर अपन स्पेशल डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें मेंशन रेफर किया जाता है कि भाई यहाँ पे डेफिनेशन का मतलब वही होगा जो आपको उस दूसरे वाले कानून के अंदर डिफाइन है जो कर रखा है। इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस इज नॉट प्रेस्क्राइब। देखो इस बार कम्युनिटी सर्विस नया जोड़ा था, तो इन्होंने क्या कहा कि इनमें से कौन से वाले सेक्शन के अंदर ये मामला कैंडिडेट के लिए गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि न्यू कानून के सेक्शन वो भी स्पेसिफिकली जानना, तो अब यहाँ पर अगर जो कैंडिडेट न्यू पनिशमेंट को ऑब्जर्व करके गए थे, जैसे कम्युनिटी सर्विस कहाँ हो सकती है, तो उनके लिए ये सवाल जो है आसान है जो रहा होगा, वरना जो है मोस्ट ऑफ प्रोबेबली सेक्शन हो सकता है याद ना आया हो। जुवेनाइल जस्टिस का जो सेक्शन 21 है, तो वहाँ पे चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट लॉ के बारे में मेंशन जो कर रखा है, इसका एक सवाल इन्होंने पूछा कि कौन सी सेंटेंस जो एक तरीके से उसको नहीं दी जा सकती। सेक्शन 265B सीआरपीसी, वो अमंग द फॉलोइंग में फाइल एन एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन कौन फाइल करता है, क्यों फाइल करता है ना, तो ये बात है जो मेंशन कर रखी है। अब चाहे नया कानून हो पुराना कानून है, मतलब पुराने कानून के सेक्शन में सवालों को नहीं दे रखा, और न्यू कानून का भी एक ही सेक्शन अभी तक सामने आया, करेक्ट।
जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये कि जुवेनाइल का मतलब है जो क्या होता है, डिफाइन इसको डिफाइन कीजिए। वही 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, राइट। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होती है, व्हाट इज द पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में से एक पॉइंट पूछा गया, वो भी कौन सा? जब सेकंड और सब्सिक्वेंट टाइम में कन्विक्शन अगर हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। बाकी सारे आपके हिंदी के सवाल है। हिंदी के सवाल जो है वो आपको लिंकिंग लॉ पर हमारे टीम मेंबर रमेश सर वगैरह जो है सॉल्व करेंगे इवनिंग टाइम के अंदर। और दूसरी बात, इस पेपर का मैं आप बकायदा आप लोगों का बेयर एक्ट एनालिसिस भी करवाऊंगा, करेक्ट। आज जयपुर है, इसका इसका हो सकता है अभी मैं बेयर एक्ट एनालिसिस नहीं करवा पाऊं, लेकिन जो है शाम को या फिर कल जो है, मतलब हम प्रॉपर तरीके से आज इसका पेपर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बट ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेपर ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा गया। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग जो है आपके पेपर का लेवल कैसा रहा। ओके, लिंकिंग लॉ से कनेक्टेड रहिए। और आज हमारा जो एक इवेंट है, इसका भी वीडियो आपके बीच में जल्दी आएगा। थैंक यू।